नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं अंग्रेजों की प्रमुख आर्थिक नीतियां। और यह जो नोट्स है जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है, यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप है, उस पर आधारित हम देखेंगे अंग्रेजों की प्रमुख नीतियां। अर्थात यह हम जो देख रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत इस लेक्चर को देख रहे हैं, और यह महत्वपूर्ण नोट्स जीएस वर्ड के एक बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित यह महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जिन लेक्चर को इस चैनल पर अपलोड किया है बना करके, यानी मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, उनको थोड़ा सा देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने जो है 1857 के विद्रोह पर लिखी प्रसिद्ध किताबें, यानी 1857 के विद्रोह पर इतिहासकारों का मत। इसके अलावा 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्रों को हमने देखा, इसमें प्रमुख केंद्रों को देखा जा सकता है। इसके अलावा क्रांति का प्रभाव, यानी 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। इसके अलावा 1857 की क्रांति क्या थी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया है। इसके अलावा हमने आंग्ल मैसूर युद्ध को विस्तार से समझने का प्रयास किया है पूर्व के लेक्चरों में, यानी भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या रहे, दूसरे विस्तार से चर्चा किया। इसके बाद इलाहाबाद की प्रथम अद्वितीय संधि को हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया। बक्सर का युद्ध जो निर्णायक रहा, बक्सर के युद्ध में कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति बना दिया था, और इसमें हम देख सकते हैं कि न्यू फ्रांसिस ने अंग्रेजों के खिलाफ मदद की थी। मीर कासिम को देखा गया है पूर्व के लेक्चर में। इसके अलावा देखें तो यह है प्लासी का युद्ध, जो कि एक षड्यंत्र था, और यह जो उसका सेनापति मीर जाफर था, उसके षड्यंत्र के कारण यह प्लासी का युद्ध न बल्कि एक षड्यंत्र के रूप में था, जिसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। और इसके अलावा हमने जो है आधुनिक भारत के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के अंतर्गत जो 3 कर्नाटक के महत्वपूर्ण युद्ध हुए, और तीसरे कर्नाटक में जो वांडीवास का निर्णायक युद्ध हुआ फ्रांसीसियों अंग्रेजों के दृष्टिकोण से, इसमें फ्रांसीसियों की पूर्णतः हार हो जाती है। तो इस पर हमने विस्तार चर्चा की। इसके अलावा देखें तो कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत इसमें जो आपके अन्य कंपनियां थे, डेनिश, डच इत्यादि थे, और प्रथम जो कंपनी थी वो पुर्तगाल की कंपनी थी। आधुनिक भारत के अंतर्गत ये हमने देखा यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भारत से गए, यानी भारत की आज़ादी के 14 वर्ष बाद गए 1961 में। दूसरे क्रम पर डच आते हैं, तीसरे पर अंग्रेज आते हैं, और ये 150 वर्ष व्यापार करने के साथ ही 200 वर्षों तक भारत में शासन करने में सफल होते हैं। इसके बाद डेनिश आते हैं, और लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं, और भारत की आज़ादी तक ये भी बने रहते हैं। इसके बाद इन सबों को खदेड़ दिया जाता है भारत से। स्थापना के क्रम को भी हमने पूर्व के लेक्चर में देख लिया है। तो चलिए आज देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था, या यूं कहें अंग्रेजों की प्रमुख आर्थिक नीतियों को इस लेक्चर देखेंगे। और यह अंक जो है अति महत्वपूर्ण या उपयोगी सिद्ध हो सकता है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, जिसके अंतर्गत देखें एसपीएससी में जो है महत्वपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम 2023, इसके अलावा अपर पीटी एग्जाम 2025, बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी यूपीट्रिपलएससी, एसएससी, और शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें अंग्रेजों की प्रमुख आर्थिक नीतियों को देखते हैं। इसके बैकग्राउंड को पहले देख लेते हैं। तो इसमें देखें भू राजस्व व्यवस्था का जो क्रम शुरू होता है वह प्लासी के युद्ध यानी 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध की सफलता के बाद कंपनी को बंगाल के नवाब मीर जाफर, जो कि बंगाल का जो नवाब था उस दौरान प्लासी के युद्ध के समय सिराजदौला था, उसका सेनापति मीर जाफर था। उसकी गद्दारी के कारण जो प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीतते हैं, फिर इसके बाद मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना देते हैं। तो 1857 इसमें प्लासी के युद्ध की सफलता के बाद कंपनी को बंगाल के नवाब, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, मीर जाफर से 24 परगना की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी। 1760 ईस्वी में कंपनी को बंगाल के नवाब मीर कासिम से बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के क्षेत्रों से भू राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद कंपनी को 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बनाया गया था वह लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था। लॉर्ड क्लाइव प्रथम गवर्नर बना था, जबकि जो अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र थे, भारत में जो क्षेत्र थे, उनका जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वह सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। तो ये जो भू राजस्व की प्रमुख नीतियों को अंतर्गत हम देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स से ही इसकी शुरुआत होती है। तो इसमें यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया। सबसे पहले इसको देख लें तो 1772 ईस्वी में अंग्रेजों ने तय किया कि वे खुद दीवान का कार्य करेंगे। अब भू राजस्व जमा करने का केंद्रीय खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। 1772 ईस्वी में पंचशाला बंदोबस्त, ये पंचवर्षीय कोई पंचशाला बंदोबस्त शुरू हुआ। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। इससे दूरवासी जमींदारों का आगमन हुआ। पंचशाला बंदोबस्त खत्म होने पर 1777 ईस्वी में सालाना बंदोबस्त शुरू हुआ, यानी सालाना बंदोबस्त शुरू हुआ। कब? 1777 ईस्वी में। भू राजस्व नीति को कैसे धारदार बनाया जाए, इसके लिए 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई। 1786 ईस्वी में एक नया दौर शुरू हुआ, जिसकी समाप्ति 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त के साथ हुई। अस्थायी बंदोबस्त पर हम चर्चा करेंगे। तो ये सारी जानकारी जो है शुरुआती दौर में रही, यानी इसकी पृष्ठभूमि में रही।
यानी इसमें हमने देखा कि 1772 में पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया गया या इसको पंचशाला बंदोबस्त कहा गया। फिर इसके बाद 77 में पंचवर्षीय बंदोबस्त या पंचशाला बंदोबस्त को समाप्त करके एक वर्षीय प्रणाली अपनाई गई और जिसके अंतर्गत देखें तो 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई थी और 1786 में एक नया दौर शुरू हुआ और उसकी समाप्ति 1793 का जो आपका 1793 का जो अस्थायी बंदोबस्त है, ये सारी प्रणालियाँ समाप्त हो गई जो इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत यह है। चलिए इसको ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं, हालांकि इसमें बताने के लिए बहुत कुछ अभी भी बाकी है, लेकिन इसको उतना विस्तार नहीं करेंगे, अर्थात ये मेंस के टॉपिक पर आधारित हो जाएगा। इसमें देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त को देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त यानी ये आपका देखा जा सकता है कि 1793 से पूर्व जो था आपका वह पंचवर्षीय और एक वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था थी, लेकिन 1793 में जो है अस्थायी बंदोबस्त आया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसको देखें इसमें क्या है। तो अस्थायी बंदोबस्त, इसको जो है अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे पहले देखें तो 1789 में जॉन शोर द्वारा शुरू किया गया इसे, और इससे 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। जैसा कि हमने देखा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, जिसका समय 1757 यानी प्लासी के युद्ध की विजय के बाद, यानी 2 बार ये था, 1757 से 1760 और 1765 से 1768 2 बार ये रहा। इसके बाद कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो बनाया गया था सब था, पहला जो वारेन हेस्टिंग था, इसका समय जो था आपका वह वारेन हेस्टिंग का समय देखें तो ये 1774 से 1785 ईस्वी तक जो है वारेन हेस्टिंग का समय रहा। तो कंपनी के अधीन जो है जो गवर्नर जनरल यह लॉर्ड कॉर्नवालिस बनाया गया था, इसका समय देखें तो 1786 से 1793 ईस्वी तक इसका रहा। और इसके बाद 1805 ईस्वी में ये भी दोबारा आया था, 1805 ईस्वी तक इसका समय लॉर्ड कॉर्नवालिस का रहा। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल भारतीय क्षेत्रों को बनाया गया था। इसमें ध्यान देना है कि इसने 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी भू राजस्व का 90% यानी 10/11वां भाग कंपनी को तथा 10% यानी 1/11वां भाग अपने पास रखना होता था। और इसमें ध्यान दें तो अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। यानी हमने देखा कि अस्थायी जो बंदोबस्त है इसकी योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। इसे लागू कहाँ पर किया गया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि इसमें अस्थायी बंदोबस्त जो है इसमें समस्या क्या थी? लगान व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जमींदारों को कर संग्रहकर्ता माना जाए या भूमि का स्वामी। इस विषय पर जॉन शोर तथा जेम्स ग्रांट के विचार एक दूसरे के विरोधी थे। यानी इसमें जॉन शोर था 1789 में, तो इसमें 2 थे, एक जॉन शोर दूसरा जेम्स वाट के विचार एक दूसरे के विरोधी थे। इस पर इसमें देखें तो कॉर्नवालिस जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है जॉन शोर के विचार से ज़्यादा सहमत था। तो कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर, वार्षिक लगान जो इस दौरान थे वारेन हेस्टिंग के समय देखें तो कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की और घोषणा की कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 22 मार्च 1793 ईस्वी को 10 वर्षीय प्रबंध अस्थायी कर दिया गया। यानी 22 मार्च 1793 में, यानी सबसे पहले देखें तो 1790 में 3 वर्ष को 10 वर्ष के लिए था, लेकिन उसके 3 वर्ष बाद जो है इस 10 वर्षीय प्रबंध को अस्थायी कर दिया गया। तो भू राजस्व की यही व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त के रूप में जानी जाती है। अब इसमें देखें तो अन्य नाम इसका इस्तमरारी या जमींदारी प्रथा भी इसको कहते हैं। यह ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू थी। और इसमें कौन से भूभाग थे? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश यानी यूपी के बनारस और गाजीपुर जिले शामिल थे। इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो विशेषता यह रही, अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता के अंतर्गत इसमें यह देख सकते हैं कि विशेषता जमींदारों को भू स्वामी स्वीकारा गया, यानी जमींदारों को भू स्वामी स्वीकारा गया। लगान की दर 11/10 यानी 90% भाग जो है यह कंपनी को देना था, यानी सरकार को देना था। 1/11वां भाग यानी 10% जो है जमींदारों को अपने पास रखना था। भूमि पर जमींदारों का अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरित कर दिया गया, यानी हस्तांतरित कर दिया गया। भूमि पर जमींदारों का अधिकार पैतृक हो गया तथा हस्तांतरित कर दिया गया, यानी हस्तांतरण योग्य था, एक से दूसरे को दिया जा सकता था और पैतृक बना दिया गया। और हस्तांतरण नहीं था बल्कि हस्तांतरण कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1794 ईस्वी में सूर्यास्त नियम लागू किया गया। सूर्यास्त नियम अस्थायी बंदोबस्त से ही संबंधित है। यानी इसके अंतर्गत ये देखें 1794 ईस्वी में एक कानून बना दिया गया, जिसे सूर्यास्त कानून कहा गया। इसके द्वारा यह घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि की सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। इसी तरह यह हस्तांतरित हो गई थी, पैतृक होने के साथ हस्तांतरित इसी कारण का हो गया कि यदि वे सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं देते हैं तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। भू राजस्व 3 करोड़ 75 लाख रुपए वार्षिक निश्चित किया गया, जबकि किसानों से जमींदार
लगभग 13 करोड़ रुपए वसूल करते थे। कृषकों के परिश्रम से जमींदार की समृद्धि बढ़ी, फलस्वरूप उपजिमींदारी प्रणाली का जन्म हुआ, जिसने स्वाभाविक रूप से किसानों के अतिरिक्त शोषण को जन्म दिया। दूसरी व्यवस्था इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था देखते हैं, यानी पहला हमने जो देखा वह अस्थायी बंदोबस्त को देखा, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था करते हैं। इस व्यवस्था को समझते हैं तो किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया। यहाँ रैयत मीन्स किसान से है, रैयत मीन्स किसान, किसानों से जो व्यवस्था डायरेक्ट ली जा रही थी, इन किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया। यह व्यवस्था देखें तो मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 51% यानी देखें तो सर्वाधिक, आधे से ज्यादा 51% भूमि आई। इस प्रकार भारत के सबसे अधिक भूभाग पर व्यवस्था लागू की गई थी। कर्नल रीड और मुनरो नामक 2 पदाधिकारियों को 1792 ईस्वी में मद्रास क्षेत्र के नए जीते गए इलाकों में प्रशासन संभालने के लिए भेजा गया। उन्होंने जमींदारों से लगान वसूलने के बजाय गांव के किसानों से लगान वसूला। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। मुनरो इसका कट्टर समर्थक था। तो इस व्यवस्था को देखते हैं तो यहाँ पर यह सर्वप्रथम 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। और देखें तो ब्रिटिश भूभाग के 51 यानी 51 क्षेत्र में, यानी आधे से ज्यादा, जिसमें मद्रास, बंबई का कुछ हिस्सा, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग शामिल थे। इसमें देखें टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड सबसे यानी इससे संबंधित है, यानी ये जो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था है जो डायरेक्ट किसानों से लिया जाता है, रैयत मीन्स यहाँ किसान है, तो इसमें टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इससे संबंधित हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था से। और इसमें देखें तो यह है कि सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल में लागू किया गया था। विशेषता देखें तो यह है, इसकी विशेषता क्या है, किसानों से सीधे 33% भू राजस्व वसूली, यानी इसमें विशेषता किसानों से सीधे 33% भू राजस्व की वसूली की जाती थी। जो किसान जितनी भूमि जोतता था उसे उसका स्वामी मान लिया जाता था। रैयतवाड़ी विशेषता, ये रैयतवाड़ी की ये विशेषता है कि किसानों से सीधे 33% भू राजस्व की वसूली की जाती थी। जो किसान जितनी भूमि जोतता था उसे उसका स्वामी मान लिया जाता था। तो हमने देखा कि यह सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था। सबसे पहले देखें तो यह आपका जो है सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल में लागू किया गया था। कब? 1792 ईस्वी में। इसके बाद देखें तो 1820 ईस्वी में, 1792 में हमने देखा कि यह तमिलनाडु के जो 12 महल में लागू किया गया था। लेकिन 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। यानी जो मुनरो है, टॉमस मुनरो, इसको मद्रास का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बंबई में लागू की गई, यानी बंबई वाला क्षेत्र भी देखा कुछ हिस्सों में है। बंबई 1825 में व्यवस्था बंबई में लागू की गई। तो 1858 ईस्वी तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हुई। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो शामिल था उसकी विशेषता को हमने देख लिया, पुनः थोड़ी चर्चा इस पर कर लेते हैं। कि विशेषता में यह है कि सरकार एवं किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत देखें, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ध्यान दें तो सरकार एवं किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे अपनी भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। यानी भूमि का जो स्वामी था किसानों को दे दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय यानी बेच सकते थे तथा गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा की जाएगी। इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व रूप में देना था। यानी इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व रूप में देना पड़ता था। अब इसके बाद अंग्रेजों की प्रमुख आर्थिक नीतियों के अंतर्गत महालवाड़ी, यहाँ महाल मीन्स गांव से संबंधित है, जैसे रैयत किसान था, यहाँ गांव से संबंधित है। यानी गांव की पद्धति, गांव को मिलाकर इस पे राजस्व वसूला जाता था। तो यहाँ पर इसको देख लें तो महाल शब्द से तात्पर्य जागीर अथवा गांव से, यानी महाल यहाँ जो है इसका मतलब जागीर अथवा गांव से। इस पद्धति में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महाल के साथ स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं। इसमें जो है गांव या जागीर अथवा गांव के साथ यह व्यवस्था स्थापित की गई थी, किसान से यह व्यवस्था स्थापित नहीं की गई थी। जबकि मैंने रैयतवाड़ी देखा तो सीधे किसानों से यह व्यवस्था की गई थी। ग्राम अथवा महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर यह व्यवस्था लागू की गई। इस पद्धति के जन्मदाता हार्ट मैकेजी हुए। 1819 ईस्वी के अपने प्रतिवेदन में उन्होंने महालवाड़ी भूमि व्यवस्था का सूत्रपात किया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था पुरानी हुई, यानी 1822 में यह व्यवस्था 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था कानूनी हुई। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड था जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आए। यानी इसको यहाँ पर देखें, जिसका जन्मदाता कौन था? हार्ट मैकेजी। कंपनी के 30% भूभाग पर, यानी कंपनी के 30% भूभाग पर महालवाड़ी पद्धति लागू थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब कुछ बदलावों के साथ लागू किया गया। यह व्यवस्था प्रत्येक महाल यानी गांव या जागीर के साथ स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं की गई थी। इसमें ध्यान दें कि ग्राम प्रधान अथवा लंबरदार को भू राजस्व वसूली हेतु उत्तरदायी बनाया गया था। इसमें ग्राम प्रधान अथवा
लंबरदार को भू राजस्व वसूली हेतु उत्तरदायी बनाया गया था। ग्राम समाज भूस्वामी था, यानी जो ग्राम समाज था वही भूस्वामी इसमें महालवाड़ी पद्धति में बनाया गया था। तो हमने देखा महालवाड़ी पद्धति के अंतर्गत यह देखा कि 1837 ईस्वी में कृषि का खर्च निकालकर, यानी 1837 ईस्वी में कृषि का खर्च निकालकर 2/3 हिस्सा कर वसूल करना तय किया गया। ध्यान देना 1837 में यह तय किया गया था। लेकिन इसके बाद 1855 ईस्वी में उपज का 1/2 कर दिया गया, यानी ध्यान देना है कि उपज का 1/2 भाग कर दिया गया इसमें। यानी पहले जो इसमें जो लगान व्यवस्था थी, कृषि का खर्च निकालकर 2/3 हिस्सा कर वसूल कर लिया जाता था महालवाड़ी पद्धति के अंतर्गत, लेकिन 1855 में इसको जो है आधा कर दिया गया, यानी उपज का 1/2 कर दिया गया। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया था। यह भूमि योजना मार्टिन बर्ड के निर्देशन में तैयार की गई थी। उन्हें उत्तर भारत की भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है, किसको? मार्टिन बर्ड को। इस व्यवस्था में सरकार ने कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को कर वसूली का आधार बनाया। किंतु सरकार ने कृषक को भूमि बेचने अथवा उसकी जमानत पर ऋण देने के अधिकार प्रदान कर दिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% थे। इसको हमने देख लिया है। यह है जन्मदाता हार्ट मैकेजी के थे।